हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका नवा नंबर चैप्टर चल रहा था, सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। तो इसी चैप्टर के दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा जाके देख लीजिए। पार्ट वन में मैंने थ्योरी कराई थी, पार्ट 2 में कुछ थ्योरी बाकी रह गई थी, उसको कराया था और कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों पार्ट 3 में जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किए थे, 12 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिया था, तो आप 13 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगला वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, यदि एक सरल लोलक को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ जी का मान 2% कम हो जाता है, तब आवर्तकाल होगा। पहले दोस्तों ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसका जी का मान नॉर्मल है, फिर किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जहाँ पर जी का मान 2% कम हो जा रहा है। तो देखिए, आपको एक फार्मूला पता है, तो आवर्तकाल में क्या अंतर होगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। पहले देखिए, आपको जी का मान दिया हुआ है दोस्तों। पहले आपको फार्मूला पता है, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई एल अपॉन जी। तो इस फार्मूले दोस्तों एक चीज़ आपको ज्ञात हो रही होगी, जो टी का मान है, जो आवर्तकाल होता है आपका, जी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी कितने के, अंडर रूट जी के, अंडर रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे एक चीज़ ये पता होगी कि जो जी का मान है अंडर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग मानते हैं कि पहले आपका जो यहाँ पर आवर्तकाल था टी था, बाद में चेंज हो गया, टी डैश हो गया। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, जो पहले था उसको लिखा, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको पता होगा, जितना पहले होता है, जितना चेंज हो गया, उसके बाद जितना पहले था उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, तब आपका परसेंटेज आ जाता है। मतलब कि जो पहले होता है उसके बाद जो बाद में आता है, जितना मतलब कि बाद में आएगा, उसके बाद जो पहले वाला होता है उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंटेज निकालने के लिए होता है, आपको पता भी होगा पहले से। अब देखिए, इसमें वही करेंगे, पहले मानते हैं जी था, बाद में जी डैश हो गया, और पहले जी था और 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, जो रूट जी है यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद दोस्तों ये जी आपका नीचे हर में लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको अंश में ले लिया है। तो आपको पता है, जब रूट हटाते हैं तो 1/2 पावर में लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने इसकी वो चेंज कर दी है, जब नीचे रखते हैं तो जी अपॉन जी माइनस जी डैश आता, तब 1/2 आता। लेकिन उसको ऊपर ले हम लोग क्या करेंगे, -1/2 पावर लगा देंगे, -1/2 यहाँ पर पावर लगा देंगे। क्यों लगाया, क्योंकि अभी ये हर में हम लोगों ने इसको डायरेक्ट अंश में लिख लिया है। तो इतना दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब इसको डेल्टा में लिखेंगे तो ये घात आ जाएगी आगे। तो पहले क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये देखिए ये घात आ जाएगी आपके आगे, -1/2 हो जाएगी, और ये डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि जी का मान 2% कम हो जाता है। कम हो रहा मतलब कि घट रहा, घटेगा तो जो इसका मान होगा इतना पूरा कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 -1/2। अब यहाँ पर बोला जी का मान 2% कम हो रहा, तो ये परसेंटेज सही थे, तो -2 किया, इतना कम कर दिया, आगे लगा दिया परसेंटेज। तो ये से ये कट जाएगा, आएगा दोस्तों कितना, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ -1, यहाँ -1 1 हो जाएगा। तो जी का मान कितना आ जाएगा, जो आपका टी के मान में परिवर्तन होगा कितना होगा, 1% होगा। जो आपके टी के मान में चेंजमेंट होगा कितना होगा, 1% हो जाएगा। मतलब कि अब उसके बाद 1% कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये आ रहा प्लस का, तो ये क्या होगा, अधिक होगा। यदि यही माइनस का था तो कम हो जाता। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि एक्स किरणों की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य दी हुई है आपको, लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर तरंग चाल भी दी हुई, v बराबर 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। तो ये आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करेंगे,
v बराबर n लेमडा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया है। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, v बटे लेमडा आ जाएगा, v बटे लेमडा। तो v का मान दोस्तों कितना है 3.0 इंटू 10 की पावर 8। उसके बाद यहाँ पर लेमडा का मान दोस्तों नहीं, लेमडा का मान पता है 10 की पावर -10। अब देखिए इसको 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घातें इसकी किस में जाएंगी, धनात्मक मतलब पॉजिटिव जाएंगी। 3 इंटू 10 की पावर 18, जब गुणे में लिखी होती हैं, जब आधार सेम होते हैं तो घातें गुणे में जुड़ जाती हैं, 10 की पावर 18 हो जाएगा। अब ये n था तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा या फिर कंपन पर सेकंड हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर हर्ट्ज या फिर कंपन पर सेकंड। तो 14 दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होगा। 14 का बी नंबर 3 इंटू 10 की पावर 18, तो सॉरी दोस्तों ये 18 है, मैंने 8 पढ़ा हुआ था, 18 हर्ट्ज ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है, एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया। पहले आपको ये बता दें, जो सेकंड लोलक होता है उसका पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड, मैंने आपको बताया हुआ है जब थ्योरी पढ़ाई थी। तो एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया है जहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9, पृथ्वी पर जी है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, g/9 हो जाएगा। तो वहाँ दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, तो मान लेते हैं पहले दोस्तों जो वहाँ पर आवर्तकाल था t बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/g था। अब देखिए क्या, अब यहाँ पर आपको पता है पृथ्वी पर जो यहाँ पर आवर्तकाल होता है सेकंड लोलक का वो कितना होता है, t बराबर 2 सेकंड। तो यहाँ t की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 सेकंड और 2 पाई L/g। तो पहले ये एक समीकरण ये हो गया। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि जब g का मान 1/9 हो जाएगा तो जो यहाँ पर आवर्तकाल का मान हो जाएगा वो भी चेंज होगा, मान लेते हैं t डैश हो जाएगा 2 पाई। अब देखिए l के बारे में कुछ कहा नहीं गया, आपकी लंबाई के बारे में कुछ यहाँ पर बोला गया नहीं, तो l को उसी तरह रखना है। अब g का मान बोल रहा है पृथ्वी की अपेक्षा 1/9, तो पृथ्वी में g था, अब कितना हो जाएगा, g/9। पृथ्वी में g था, यहाँ कितना हो जाएगा, g/9, मतलब कि g/9। तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए ये है आपका बड़ा वाला जो आपका अपॉन का चिन्ह है, तो इसके ऊपर 2 संख्या होनी चाहिए, इसके नीचे, तो ये जाएगी आपकी ऊपर, तो हो जाएगी 9L/g। अब देखिए 9 को जब बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, √3 आएगा। तो t डैश अपॉन 2 पाई इंटू 3, इधर क्या बचेगा, L/g। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इधर बचा L/g। अब देखिए इसको हम लोग इधर, इसको इधर कर लेते हैं, तो t डैश बराबर 3 इंटू 2 पाई √L/g। अब देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों जो 2 पाई रूट के अंदर L/g का मान आया, कितना आया, 2 आया है। 2 पाई रूट के अंदर L/g, तो 2 पाई रूट के अंदर L/g की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2, तो 3 इंटू 2, तो t डैश का मान कितना जाएगा, 6 सेकेंड। तो ये अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ, देखिए कैसे किया है मैंने। इसमें किया क्या गया है, आपको पहले जो पृथ्वी पर आवर्तकाल होगा उसको उसी तरह लिख देना है, t बराबर 2 पाई रूट के अंदर L/g। अब t का मान दोस्तों आपको पता है पृथ्वी पर जो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो यहाँ पर ये एक समीकरण बन गया। अब दूसरा दोस्तों, मान लिया जब g का मान परिवर्तित होगा तो t का मान भी परिवर्तित हो जाएगा और t डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई, L को उसी तरह लिख दिया, g का मान कितना हो रहा है, g/9, तो वही कर दिया, 9 को ऊपर ले गए, 9 को बाहर कर लिया रूट के, इसको इधर मल्टीप्लाई करके इसका मान इधर निकाला हुआ है 2, उसका सॉल्व कर लिया, 6 सेकंड आ गया। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा 15 का डी नंबर विकल्प, तो इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन है, एक कंपनित वस्तु 1 सेकेंड में 240 कंपन करती है। 1 सेकेंड में दोस्तों 240 कंपन कर रही है। वाई में ध्वनि की चाल v बराबर आपका दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकेंड, वो मैंने लिख लिया। अब बोला है यहाँ पर कंपनित वस्तु के द्वारा 15 कंपनों में वायु ध्वनि कितनी दूर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको समय दिया गया है, ना कि आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है दोस्तों एक दोलन करने में जितना समय लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने दोलन हो रहे हैं, 240, और इधर 15 का आपको निकालना है। तो यहाँ पर आवर्तकाल से दोस्तों कोई मतलब नहीं होगा। तो अब देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है 240 कंपन करने में लगा समय, 240 कंपन करने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। 240 कंपन करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 कंपन करने में कितना समय लगेगा, 1/240 सेकंड। तो निकालना कितने के लिए दोस्तों, यहाँ पर 15 कंपनों के लिए। तो 15 कंपन करने में कितना समय लगेगा, तो
1/240 इंटू 15 कर देंगे। अब इसको देखिए काटेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 15 एकम 15 और यहाँ पर 4, तो 15 चौको 60, तो 1/16 सेकेंड आया। तो ये आगे दोस्तों एक कंपन करने में लगा समय। एक कंपन करने में कितना दोस्तों, यहाँ 15 था, 15 कंपन करने में कितना समय लग रहा है, 1/16 सेकेंड। तो अब यहाँ बोल रहा है 15 कंपनों में ध्वनि कितनी दूर जाएगी, तो आपको चाल दी हुई है, समय पता चल गया है, तो अब यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो दूरी बराबर आपको पता है चाल इंटू समय, तो चाल आपकी 320 है, समय दिया हुआ है 1/16। अब इसको आप कट करेंगे कितना आएगा, 16 दूनी 32, तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर 16 का डी नंबर विकल्प 20 मीटर, ये इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोबारा समझाता हूँ क्या किया है, चाल दी हुई है, 240 कंपन करने में इतना समय दिया हुआ है, तो एक कंपन का निकालना कितने का था, 15 का, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, समय आ गया। अब देखिए 15 कंपन का समय आया है, ये समय है ना कि आवर्तकाल। यदि यहाँ पर एक कंपन, तो एक कंपन करने में कितना समय लग रहा है, 1/240, ये आपका मेन आवर्तकाल है। अब यहाँ पर 15 के लिए निकालना था, तो समय निकाल लिया, चाल पता है, दूरी अपने आप आ जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, वाई में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है। तो आवृत्तियाँ क्या होती हैं, N1 रेशियो N2 दिया हुआ है 4:3। तो आपको निकालना है लेमडा रेशियो लेमडा 2, तो ये आपको निकालना है, मतलब कि आपको आवृत्तियों का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है। दोस्तों फार्मूला आपको पता है, V = N लैम्डा, डायरेक्ट एक फार्मूला होता है। इसमें आपको पता है जो N होता है वह 1/λ होता है, मतलब कि जो n का मान होता है वह व्यतिक्रमानुपाती होता है किसके, लेमडा के, या फिर जो लेमडा का मान होता है किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है, आवृत्ति के। तो जो आवृत्ति का मान होता है लेमडा के व्यतिक्रमानुपाती होता है, या फिर जो लेमडा का मान होता है वह आवृत्ति के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो ये दोस्तों इससे डायरेक्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ये व्यतिक्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब कि जो आवृत्तियों का अनुपात होगा 4:3 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3:4। डायरेक्ट दोस्तों आपको करना है इसको, ज़्यादा इस पर दिमाग कुछ नहीं लगाना होता है, बस आपको ये देखना है डायरेक्ट संबंध बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो जो इनका अनुपात दिया होगा जस्ट उसी का दोस्तों रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यतिक्रमानुपाती है। तो आई होप अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको कर कैसे सकते हैं, V = N लैम्डा आपको पता है, तो आपको पता है देखिए यहाँ पर चाल समान रहेगी, तो N1 × λ1 N2 × λ2, तो N1/N2 बराबर आएगा λ2/λ1, तो जो इसका मान होगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके बता दिए, जो आपको पसंद है आप दोनों से कर सकते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस तरह की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। तो क्वेश्चन है निम्न में किस तरह की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। यहाँ पर देखिए जो रेडियो तरंग होती है इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है। यहाँ पर मैंने आपको जो सारणी दिखाई थी थ्योरी जब पढ़ी तब उसमें आपको बताया भी था, तो उसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। तो जो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी रेडियो तरंग है। अब देखिए लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन है, दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंगें, अप्रश्रव्य तरंगें और श्रव्य तरंगें, अप्रगामी तरंगें। देखिए दैशिक संकेत आपके क्या होते हैं, वे मतलब कि जो आपके मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ध्वनि को सुन सकें, या फिर आप कह सकते हैं जिनसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिनसे मतलब कि दोस्तों इन सब चीज़ों को पता लगाया जा सके, मतलब कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं। जो दैशिक संकेत होते हैं वह अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से ही दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो दैशिक संकेत होंगे वह अल्ट्रासोनिक तरंगों के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, एक कंपनित कण का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है। तो आवर्तकाल मतलब कि यहाँ पर आपको टी का मान दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। तो ये दोस्तों 19 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी आवृत्ति ज्ञात करना, तो आपको पता है n बराबर होता है 1/t, तो 1/t का मान 0.01। अब देखिए इससे हम लोग दशमलव उठाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, यही 100 कंपन प्रति सेकंड, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा 100 कंपन प्रति सेकंड, जो आपका आवृत्ति का माना जाएगा 100 कंपन प्रति सेकंड। अब दोस्तों देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन और आता होगा, कब हम हर्ट्ज लगाएं और कब कंपन प्रति सेकंड लगाएं। जब आपका आवर्तकाल के पदों में हो तो आप कंपन प्रति सेकंड लगाएं, जब आपका सिंपल या फिर चाल के पदों में हो और लेमडा के पदों में तब आप हर्ट्ज लगाइए। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 21 नंबर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है पहले वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले
यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जो आपकी तरंग दी हुई हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन ये गलत दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो राइट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए क्या इसका राइट आंसर है, राइट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कितनी तरंगे दी हुई, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8 तरंगे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर दोस्तों छोटा छोटा बना देंगे हम लोग, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 8 तरंगे हो गई। ये टोटल 8 तरंगे हैं। ये आपका राइट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और दी हुई है, जो आपका टी का मान दिया हुआ है। टी का मान दोस्तों आपका 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, जबकि जो राइट क्वेश्चन है उसमें होगा 0.05 सेकेंड। तो ये आपको एक चीज़ सुधारनी थी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तरंगे होंगी आपकी। और उसके बाद ये टी का मान जो है ये आपका गलत दिया हुआ था। अब दोस्तों जो यहाँ पर लेमडा दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है लेमडा बराबर 4 मीटर। तो आपको निकालना है कि ए से बी तक जाने में तरंग का वेग क्या होगा। तो पहले ए से बी तक दोस्तों हम लोग निकालेंगे कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। अभी तो ये इतने के लिए दी है, अभी निकालेंगे पूरे के लिए, और समय आपको पूरा के लिए दिया हुआ है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है n/2 इंटू लेमडा इज इक्वल टू एल। यहाँ पर एल कैपिटल बना सकते हैं। एल क्या होता है, टोटल लंबाई होती है, तरंग की टोटल लंबाई। तो n/2 लेमडा ये होता है, एक जो दिया होता है उसका जो एल होता है ये आपकी टोटल लंबाई होती है। तो n/2, तो n पहले गिनेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 8 हैं। तो 8/2 इंटू लेमडा का मान दोस्तों 4 दिया हुआ है, एल का मान आ जाएगा तो यहाँ पर 2, तो एल का मान दोस्तों यहाँ से आएगा 16 मीटर। दोस्तों ये एल का मान आया, आप कैपिटल बनाए स्मॉल बनाए सब चलेगा। तो एल का मान दोस्तों यहाँ से 16 मीटर आया। अब देखिए एल पता हो गया है, समय पता हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको चाल निकालनी थी। अब देखिए तो फार्मूला आपको पता है, v बराबर एन लेमडा होता है, तो v बराबर लेमडा/t हो जाएगा। तो लेमडा का मान दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, लेमडा का मान ये आपका निकल, लेमडा की जगह हम लोग एल रखेंगे। एल का मान कितना आया है 16। उसके बाद लेमडा जो आपका टी का मान है वो है 0.05। अब देखिए ये कटेगा, इधर 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 5 दूनी 15, 5 दूनी 10, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 320 मीटर पर सेकेंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका सी नंबर विकल्प राइट है, 21 का 21 का सी नंबर। दोस्तों उम्मीद है आप लोग काफ़ी परेशान हुए होंगे इस क्वेश्चन में। मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था, लेकिन जब एक दूसरी बुक देखी तब दोस्तों उसमें ये हमको राइट जो इसका क्वेश्चन है वो मिला। तो ये दोस्तों 8 थी। टी का मान दोस्तों यहाँ पर गलत दिया हुआ था, आगे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल। तो यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो ध्वनि तरंग की चाल, मतलब कि चाल आपको क्या होता है, v होता है। v का मान दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर तरंग की आवृत्ति n बराबर 200 हर्ट्ज दिया हुआ, डायरेक्ट लिख देता हूँ hz। उसके बाद यहाँ पर आपको ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य, लेमडा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। सिंपल सा फार्मूला फॉलो करना है, v बराबर एन लेमडा। तो लेमडा बराबर होता है v/n। v का मान 440 है, लेमडा का मान 200 है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये आएगा दोस्तों आपका, देखिए इधर काटना है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4/10, तो 2.2 मीटर। तो लेमडा का जो दोस्तों यहाँ पर मान हो जाएगा वह हो जाएगा 2.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर जो 22 का डी नंबर विकल्प है वो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, सिर्फ फार्मूला था, आपको भाग देना था, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल होता है दोस्तों एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। दोलन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों आवर्तकाल की बात हो रही है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है कि आपका आवर्ती गति का। तो यहाँ पर आवर्ती गति हम लोग मानेंगे, क्योंकि आपको पता है जितनी भी सरल आवर्त गतियाँ होती सारी आवर्ती गति होती हैं। तो देखिए तो मान लेते हैं कि एक दोलन दोस्तों आपको कब होगा, जब घड़ी यहाँ से चलेगी पूरा ऐसे घूमते हुए जब यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से दोस्तों जब चलती है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 9 घंटे और 10 घंटे, पूरे टोटल मिला कितने होते हैं 12 घंटे। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है 12 घंटे।
एक चक्कर जब घड़ी घड़ी लगाती है तो पूरा समय कितना लगता है 12 घंटे। तो ये दोस्तों एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा 12 घंटे। तो 23 का जो आपका डी नंबर विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 24 नंबर विकल्प की ओर। 24 है घड़ी की सुइयों की गति। मैंने आपको बताया कि जितनी सरल आवर्त गतियाँ होती हैं वह आपकी आवर्ती गति होती हैं, उसके बाद घड़ी जो होती है आपकी मतलब कि वृत्ति पथ में आपके चक्कर लगाती है। जो सरल आवर्ती गति होती है वह आपकी सीधी रेखा में होती हैं, तो डायरेक्ट आपका आवर्ती गति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन किया नहीं गया, तो आवर्ती गति आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन करता है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ पर होंगे, कंफ्यूज यहाँ पर होंगे, आप इसको आवर्तकाल मान लेंगे, इसको आप n मान लेंगे और उसके बाद बोलेंगे आवर्तकाल ज्ञात ही करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यही इस क्वेश्चन में फैक्ट है। देखिए क्या, देखिए आपको जो समय दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है एक कण 20 सेकेंड में 10 कंपन कर रहा है। जो आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है वह होता है दोस्तों एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कंपन को पूरा करने में समय निकालेंगे। 10 कंपन को पूरा करने में कितना समय लग रहा है 20 सेकेंड। तो एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगेगा 20/10, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। अब दोस्तों पता है आपका आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पर दोस्तों एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लगा 2 सेकेंड लगा, तो ये आपका आवर्तकाल हो जाएगा। इजी था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। 10 कंपन को पूरा करने में 20 सेकेंड, एक कंपन को पूरा करने में 2 सेकेंड। और तो आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण, यहाँ पर आपका ए का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आपका साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी, मतलब कि आपका ये साम्य स्थिति है तो यहाँ से कितना जा रहा है 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल का मान कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको टी का मान ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला दोस्तों पता है, बिल्कुल आसान है। टी बराबर क्या होता है 2πL/g, जी होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पर ए दिया हो तो ये त्वरण हो गया, तो ए रख देंगे यहाँ पर हम लोग। 2πL का मान दोस्तों 4, उसके बाद ए का मान 16। अब देखिए 2π, 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, 16 निकालेंगे 4 बचेगा, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो पाई बचा। पाई का मान आपको पता है 3.14 होता है, ये दोस्तों टी है, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो जो आपको दोस्तों आवर्तकाल आएगा यहाँ पर कितना आएगा 3.14 सेकेंड। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया फिर से बताता हूँ कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ शुरू हुआ था 26 नंबर क्वेश्चन। ए का मान दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है एक कण साम्य स्थिति 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि इसको सेंटीमीटर में ही क्यों रहने दिया, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, आगे जाके यहाँ कटना वैसे भी तो बचेगा सेकेंड, तो इसीलिए हमने उसको चेंज किया नहीं। तो टी बराबर 2πL/a का फार्मूला लगा कि इसका आंसर निकाल दिया, टी बराबर 3.14 सेकेंड। तो ये हो गया दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाले सतह को श्रोता से कम कितनी दूर होना चाहिए। आपको पता है 11 मीटर होता है, तो 11 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। जो आपकी दोस्तों सरल आवर्त गति होती है वह आवर्तकाल के संरक्षण पर आधारित होती है। जो आपकी सरल आवर्त गति होती है वह आपके आवर्तकाल के संरक्षण पर आधारित होती है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो सरल आवर्त गति होती है आवर्तकाल के संरक्षण पर आधारित होती है। अब दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ये थोड़ा आपका टिपिकल क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है, इसमें जो एक फार्मूला दोस्तों यूज होगा वो आपको मे भी दोस्तों हो सकता है ना पता हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कण यक्ष अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर था, आवर्तकाल 1.2 सेकेंड है। आयाम दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 1.2 सेकेंड। तो कण द्वारा x बराबर +2 सेंटीमीटर से +4 सेंटीमीटर तक जाने में था वापस आने, मतलब कि यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, तो सेकेंड समय कितना होगा। तो आपको पहले याद रखना है जितना जाने में समय लगेगा उतना आने में लगेगा, तो जाने वाला निकाल लेंगे तो आने वाला अपने आप आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करके।
तो पहले निकालते हैं दोस्तों जाने में समय कितना लगेगा। पहले देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि एक आपको दिया है 0 से पहले 4, तो 0 से 4 में दोस्तों एक चीज़ और दी है कि पहले 2 भी यहाँ पर मिल रहा, तो पहले 0 से 4 निकालेंगे, फिर 0 से 2 निकालेंगे, 2 से 4 निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 निकालना है, 0 से 4 निकाल लेंगे, 0 से 2 निकाल लेंगे, ये वाला बचेगा, घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले x बराबर 0 से x बराबर 4 तक जाने में लगा समय, तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों, आवर्तकाल t बराबर t, उसके बाद अपॉन में दोस्तों आपका जो यहाँ पर आपकी आयाम होता है a। तो ये आपका फार्मूला ये याद रखना है। जब दोस्तों आपका इस तरह क्वेश्चन हो तो x बराबर 0 से x बराबर 4 तक जाने में लगा समय निकालना हो तो आवर्तकाल t अपॉन a होता है। आयाम दिया हुआ है आपका 4, यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए आवर्तकाल का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जाने में कितना ले रहा है, 1.2 सेकेंड। तो आवर्तकाल आपका 1.2 सेकेंड। उसके बाद ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसको जब आप कट करेंगे कितना आएगा 4 3 बार जाएगा, 0.3 सेकेंड बचेगा। तो ये आ गया दोस्तों समय आ गया कब से, 0 से 4 में। तो 0 से 4 में दोस्तों कितना आया आपका 0.3 सेकेंड। अब निकालेंगे 0 से 2 के लिए। तो देखिए 0 से 2 के लिए आपको यहाँ पर आवर्तकाल तो पता नहीं है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो देखिए 0 से अब लिखेंगे x बराबर 0 से x बराबर 2 तक जाने में लगा समय। तो यहाँ पर दोस्तों जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग लगाएंगे कोणीय आवृत्ति वाला। फार्मूला होता है दोस्तों y बराबर a साइन ओमेगा टी। y क्या होता है, ये आपका आयाम होता है। कितना आयाम होगा, 0 से 2 जा रहा, तो 0 से 2 में कितना आयाम हुआ, कितना चला 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर आयाम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ये a क्या है, तो ये दोस्तों a आपका जो टोटल समय दिया हुआ है। इधर दोस्तों देखिए आपको टोटल वाले से आपको कुछ हाफ पार्ट में निकालना हो, टोटल वाले से पार्ट में निकालना हो तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर दोबारा वापस आएगा। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, तो a बराबर टोटल आपका है 4 साइन। अब देखिए ओमेगा का मान आपको याद रखना है। ओमेगा का मान दोस्तों यहाँ पर होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो ये आपको याद रखना है, जो ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पर आवर्तकाल होगा 2 पाई अपॉन टी। ये दोस्तों आपको ओमेगा का मान याद रखना है। तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपको टी निकालना है यही वाला। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, 2/4 हो जाएगा, इधर साइन 2 पाई अपॉन टी। देखिए टी का मान आपको पता है यहाँ कितना है, टी का मान जो आवर्तकाल यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 1.2 यहाँ दिया हुआ है 1.2 सेकेंड। तो टी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 1.2 सेकेंड इंटू टी। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये कट हो जाएगा 1/2 बचेगा, साइन 2 पाई 1.2 इंटू टी। अब देखिए आपको देखिए जो आपका ये है ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये मत सोचिए ये कोण के मल्टीप्लाई में है। अब देखिए 1/2 आपका मान कितने का होता है साइन में, साइन 30 का मान, 30 कितना होता है π/6 होता है, π/6। उसके बाद साइन 2 पाई 1 इंटू 2 इंटू टी। देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6 इज इक्वल टू 2 पाई 1.2 इंटू टी। तो पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद ये 6 से 12 काटेंगे 1.2 तो 0.2 आएगा। तो अब आया दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से ये दशमलव उठाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ 20/2 क्या लिख सकते हैं 1 बराबर 10 इंटू टी। तो टी का मान कितना जाएगा 1/10 सेकेंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं टी बराबर 0.1 सेकेंड। तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक समय कितना आया था 0.3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.1 सेकेंड। कैसे निकाला दोबारा बताता हूँ, मैं भी आपको समझ में ना आया हो दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए समय निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर आवर्तकाल दिया हुआ है, तो सिंपल हमने लगा दिया। अब यहाँ से 0 से 2 में आपका आवर्तकाल दिया नहीं है, तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया, क्योंकि ये वाला फार्मूले से जब आपको हाफ पार्ट में आवर्तकाल निकालना हो, फुल का पता हो, तो आप इसका लगाएंगे। तो ये आपका 2 दिया हुआ है आयाम, उसका ये आपका टोटल आयाम हो गया 4 साइन 2 पाई। ये आपको ओमेगा का मान याद रखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद साइन का मान आएगा, इसको कट पिट करके टी का मान निकालेंगे 0.1 सेकेंड। तो ये दोस्तों 0 से 2 में आया और 0 से 4 में आपको पता है।
तो ये दोस्तों 4 का हो गया, ये 2 का, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये वाला। तो 0.3 में 0.1 घटाएंगे आपका कितना बचेगा 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा 0.2 सेकेंड। तो x बराबर 2 से x बराबर 4 में जाने में लगा समय 0.2 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात क्या करना था, x बराबर 2 से 4 में तक जाने में लगा समय तथा वापस आने में भी लगा समय। तो जाने में इतना लग रहा तो आने में भी इतना लगेगा, तो 0.2 इंटू 2 करके 0.4 आ जाएगा सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट विकल्प हो जाएगा 29 का बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 0.4 सेकेंड। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। जितना लगेगा जाने में उतना लगेगा आने में, तो 0.2 लगा जाने में, आने में 0.2, तो 2 हो जाएगा 4, 0.4 आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 30 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, 31 मिनट का, और 29 नंबर तक मैंने करा दिया। कहाँ से 13 शुरू किए थे, 29 16 क्वेश्चन लगभग मैंने अटेम्प्ट करा दिए हैं। अब देखिए अभी चलिए ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल बढ़ेगा। दोलन का आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। जब आपका विस्थापन का मान दोस्तों बढ़ेगा तो दोलन का आवर्तकाल भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों आपको, t बराबर 2πl/g। तो इसमें जैसे l का मान बढ़ेगा तो t का मान भी बढ़ेगा, तो विस्थापन का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा। अब त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान बढ़ेगा। अब देखिए फार्मूला होता है t बराबर 2πl/g। यहाँ पर त्वरण भी हो सकता है, अभी जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया भी था। तो g का मान जब दोस्तों बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, जब इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, g का मान बढ़ने पर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा घटेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 31 नंबर, तो 31 नंबर दोस्तों मैंने ये भी करा दिए आपके। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर दिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।